हाँ, हेलो। यहाँ पे जो है हम लोग एक बार लियोवाइड्स थ्योरम के बारे में जान ले। लियोवाइड्स थ्योरम का जो डेरिवेशन आता है, वो क्वेश्चन भी हम तुमको जब ये फाइनल डॉक्यूमेंट तुमको देंगे तो उसमें वो क्वेश्चन भी रहेगा जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव लियोवाइड्स थ्योरम। और जिस प्रकार से या जिस मेथड से डेरिवेशन है जो तुमको एग्जाम में लिखना है, मतलब ये वो मेथड है जो सालों से पढ़ाया जाता आ रहा है। हम उसी मेथड से चलेंगे। कठिन इसमें कुछ नहीं है, हालांकि एक बार हमने इसको बताया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी मिस्टेक की वजह से जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। उसमें कुछ चेंजेस हमें करने हैं तो समय लगेगा, इसलिए हम फ्रेश वीडियो तुमको दे रहे हैं। तो ये वो मेथड है जिसका डेरिवेशन तुमको पढ़ाया जाता आ रहा है, और बेटर यही है कि तुम यही लिखो। कॉपियां कैसे जांची जाएंगी हम नहीं जानते, लेकिन दे वांट समथिंग व्हिच इज फेमिलियर टू देम। उनको फेमिलियर चीजें चाहिए। ये डेरिवेशन तुमको कई तरीके से कर सकते हो। ये डेरिवेशन जो है कई सभी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बुक्स में अवेलेबल है। हम जो ये डेरिवेशन तुम्हें बता रहे हैं, इसको हम स्टार्ट करेंगे विद ब्रीफ रिवीजन, डिस्क्रिप्शन नहीं, रिवीजन, क्योंकि फेज स्पेस आपको कई बार बताया जा चुका है। और क्योंकि जो लियोवाइल्स थ्योरम है, दिस इज रिलेटेड टू द डेंसिटी इन फेज स्पेस, सो इट इज बेटर कि आप एक बार अपना जो फेज स्पेस का कंसेप्ट है या फेज स्पेस की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को एक बार आप रिविजिट कर ले या आपको याद रहे। ठीक है, तो हमारे पास अगर फेज स्पेस, हम लोग ये पढ़े थे बेसिकली, फेज स्पेस एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें जो एक्सेस होते हैं, जैसे हमारा एक्स वाई एक्सेस होता है कॉमन, इसमें कोऑर्डिनेट स्पेस में एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। किसी पॉइंट को हम लोग पहचानते हैं, हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं बाय उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। फेज स्पेस में जो एक्सिस होते हैं, एक पोजीशन कोऑर्डिनेट होता है, एक एक्सिस होता है, एक मोमेंटम एक्सिस होता है। और किसी पॉइंट को जो इस फेज स्पेस में हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके कोऑर्डिनेट और उसके मोमेंटम से। द फेज स्पेस इज ए स्पेस, ये एकदम बेसिक डेफिनेशन है, where the axes are the position and momentum axis. The point in the phase space is identified by its momentum and position. तो यहाँ पे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं पोजीशन और मोमेंटम से। किसी भी पार्टिकल को उसका जो आइडेंटिटी होता है वो होता है उसका मोशन क्या था, उसका पोजीशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, लेट मी गिव यू ए रफ क्या कहते हैं उसको, डायग्राम। तो इसमें जो है एक हमारा ये एक्सिस होता है जो कि पोजीशन एक्सिस है, एंड देन यू हैव दिस मोमेंटम एक्सिस। ये दो चीजें होती है, ये जो है मोमेंटम है, ये जो है पोजीशन, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे यदि कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट की आइडेंटिटी क्या है, उस पॉइंट का जो स्पेसिफिकेशन कहे हम कैसे करते हैं, उस पॉइंट का स्पेसिफिकेशन करते हैं हम दो कोऑर्डिनेट्स के द्वारा। वन इज द पोजीशन, अनदर इज द मोमेंट। ऑर्डरिंग चेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा फेज स्पेस होता है। ये जो है एकदम बेसिक डिस्क्रिप्शन है फेज स्पेस का। तो हमारे पास जो सिस्टम होता है स्टैटिस्टिकल सिस्टम, उसमें एक पार्टिकल तो होता नहीं है, शुरू से ही हम लोग पढ़ रहे, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो सिंगल सिस्टम है एक, जिसमें n एटम्स हैं,
इसका स्पेसिफिकेशन, ये n एटम्स एवोगाड्रोस नंबर जितने हो सकते हैं, तो हमारे पास ये हम लोगों ने पढ़ा है कि एवोगाड्रोस नंबर 10⁻23 का होता है। तो हर एक पार्टिकल का मोशन, हर एक पार्टिकल का पोजीशन, मोमेंटम निकालना संभव नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई सिस्टम है n एटम्स का, तो इन कोर्स ऑफ टाइम वो कैसे इवॉल्व करता है या उसके साथ क्या होता है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके 6n कोऑर्डिनेट और मोमेंट, 6n कोऑर्डिनेट्स उसके, उससे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो और उसमें जो हमारा आइडेंटिटी होता है, उसमें जो हमारे पास जो क्वांटिटी होता है जिससे हम इस सिस्टम को पहचानते हैं, इस सिस्टम को स्टडी करते हैं, दैट आर द मोमेंटम एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट p एंड q, जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। ये टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, तो तुम्हारा जो पूरा सिस्टम है इन एटम्स का, दैट इज डेवलपिंग, दैट इज इवॉल्विंग इन टाइम। ठीक है, इसीलिए हम लोग फेज स्पेस का यूज करते हैं। Since we have in general a system of n particles that may be of the order of Avogadro's number, Avogadro's number, so it is not easy or possibly कहीं, or possible to have exact information about the motion and momentum of each particle in the system. So in order to observe the development of this system, हम लोग यहाँ पे सिस्टम की बात कर रहे हैं, development of this system, in development of this system with time, we have to consider a 6n dimension. 6n क्या है बता रहे हैं, 6n, we have to consider a 6n, या ऐसे नहीं लिखिए, इसको थोड़ा सा सिंपल कर दे, we have to consider the values of 6n coordinates which are momentum p and coordinates q. Of these 6n, 3n are momentum coordinates, and 3n are position coordinates. These coordinates help us in studying the टाइम एवोल्यूशन, टाइम के साथ ये कैसे इवॉल्व करता है, टाइम एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम को, तो ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा स्पेस होता है 6n डायमेंशनल स्पेस, जिसमें 3n मोमेंटम होते हैं, 3n पोजीशन होते हैं, इसी को हम लोग फेज स्पेस या टाउ स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 3n मोमेंटम एक्सेस होते हैं, 3n कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं। स्पेस with 3n momentum and 3n coordinate axis is called a phase space or tau space. This is the basic definition of your phase space. ठीक है, तो यहां पर जो है
अब ये लियोवाइल्स थ्योरम के बारे में क्या है? तो लियोवाइल्स थ्योरम जो है इट इज अबाउट द डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स। हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर जो है स्टैटिस्टिकल सिस्टम में, स्टैटिस्टिकल अप्रोच में जो गिब्स ने बताया था, हम लोग एंसेंबल की बात करते हैं। एंसेंबल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो एक पर्टिकुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, या एक कलेक्शन ऐसा होता है जिसमें जो मेंबर्स होते हैं उस कलेक्शन के, दे ऑल हैव आइडेंटिकल एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज, माने मेजरेबल प्रॉपर्टीज, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, मास, ये सब जो है आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन इनमें एक रैंडमनेस होता है। रैंडमनेस का मतलब ये है कि ये हमने कई बार ये डिस्कस किया है, ये जो मैक्रोस्कोपिक या जो ओवरऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज आए हैं ये डिफरेंट तरीके से आए हैं। सिस्टम नंबर 1 के लिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिस समेशन से आया है, सिस्टम नंबर 2 के लिए वही सम दूसरे तरीके से आया है। हम लोग वही डाइस का एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास 3 डाइस है तो एक दोनों जो मैक्रो स्टेट्स है, दोनों मैक्रो स्टेट्स कुछ ऐसे हैं कि सम जो है वो 6 है। एक में 6 आया है 3-2-1 के कॉम्बिनेशन से, एक में 6 आया है 4-1-1 के कॉम्बिनेशन। तो ये फर्क है। दिस इज द रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब यही होता है कि उनके जो माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स है दे आर डिफरेंट। वी कंसीडर in the statistical approach a collection of a large number of systems that have same observable or macroscopic properties but their microscopic properties are different. Microscopic properties are different. ये हमारा एंसेंबल होता है। सो दे आर रैंडमाइज। उनका जो एक आउटर प्रॉपर्टी है वो तो सेम है, लेकिन रैंडमाइजेशन, रैंडमनेस आता कहां से? क्योंकि इनके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स अलग अलग होते हैं, सॉरी नॉट प्रॉपर्टी। So they have randomization. So they have randomization in the microscopic states. In the microscopic states, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग आते हैं इसमें। अब किसी ने कहा कि जो है पेज में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम जो है अलग अलग पेज पे लिख रहे हैं ताकि तुमको पढ़ने में आसानी हो। डेंसिटी इन फेज स्पेस, हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। अब फेज स्पेस में जो है रिप्रेजेंटेशन जो होता है, फेज स्पेस में हम एक एंसेंबल को शो करते हैं, एक कलेक्शन को शो करते हैं, और इसमें मेन जो चेंजेस होते हैं या मेन जो चीजें बदलती हैं, दैट आर द मोमेंटम एंड द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। तो कोई भी एक एंसेंबल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? We can specify, we can represent an ensemble by giving the number of systems जो कि फेज स्पेस के एक वॉल्यूम में। अब थोड़ा सा ध्यान देना, फेज स्पेस का कोई एक वॉल्यूम कैसा होगा, किससे बना होगा? पोजीशन और मोमेंटम से बना होगा। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम जो है इट इज कंटेनिंग ए कलेक्शन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स। उसमें कितने मेंबर्स हैं, उसमें कितने पॉइंट्स हैं, पी क्यू कोऑर्डिनेट्स वाले कितने पॉइंट्स हैं, दिस रिप्रेजेंट्स एन एंसेंबल इन द फेज स्पेस। ठीक है, तो यहां पे जो है एनी एंसेंबल कैन बी रिप्रेजेंटेड in the phase space by
specifying the number of points that are present in a small volume of the phase space, and this volume is dp dq, क्योंकि ये पोजीशन और मोमेंटम से बना हुआ है, तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको dp dq का जो प्रोडक्ट होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर है, लेट दिस नंबर बी पी, और ये नंबर क्या क्यों कब चेंज होगा? ये नंबर चेंज होगा जब हमारे पोजीशन और मोमेंटम चेंज होंगे एक एक पॉइंट के। तो ये जो नंबर होता है, दिस नंबर इज अ फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। द नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, नंबर क्या नंबर है हम फिर से लिख दे, नहीं तो फिर तुम लोग गड़बड़ करोगे। द नंबर ऑफ points in the phase space and the ensemble इस कलेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत हो। तो यहाँ पे पी क्यू, क्योंकि ये पी और क्यू का फंक्शन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स in the small volume dp dq, and so this is representing your ensemble। ये ensemble को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, तो n पार्टिकल्स के लिए हमारा dp जो है उसके 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे। अभी हमने बताया 3n मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे। फॉर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स वी हैव dp1 2 3 n पार्टिकल्स है, उसके लिए हो जाएगा। उसी तरह से जो dq होगा, जो तुम्हारा पोजीशन के लिए होगा, इट विल बी फ्रॉम dq1 टू d3n, 6n डायमेंशन है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी एंसेंबल को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी एक, ये जो कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का that have same identical external or macroscopic property, we are representing this ensemble by specifying the density of systems in the phase space। कि फेज स्पेस के एक यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी माने क्या होता है? यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम मास डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, करंट पर यूनिट वॉल्यूम करंट डेंसिटी, कई सारे डेंसिटीज आते हैं। तो डेंसिटी यहाँ पे जो हम लोग कह रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ सिस्टम इन फेज स्पेस मींस नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ सिस्टम्स इन ए स्मॉल वॉल्यूम और यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टाउ स्पेस और फेज स्पेस। ये जो डेंसिटी है ये एंसेंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक यूनिट में कितने पॉइंट्स हैं। So the ensemble is represented in the phase space by the density of phase points in the phase space per unit volume कितने। So this is the representation of ensemble in phase space। ठीक है, तो अब जो हमारा जो सिस्टम है, then this system is said to be represented, जो कि स्टेटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन है। द स्टेटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन, हमने कई बार बताया ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास दोनों में, स्टेटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है किसी एक क्वांटिटी को नंबर्स के फॉर्म में दिखाना। तो हमारा जो सिस्टम है, दैट सिस्टम, द सिस्टम is now represented by the ensemble PQ। This is the number in unit volume। ये सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंसेंबल है, सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है, अब अगर
पहली चीज। अब अगर हम यहाँ पे एवरेज लेना चाहते हैं किसी एक क्वांटिटी का, एवरेजिंग हम लोग कैसे करते हैं, सबको जोड़ते हैं और उसके बाद भाग लगा देते हैं। तो ये जो एवरेज है, दिस इज एवरेजिंग, दिस एवरेजिंग इज वेरी मच सिमिलर टू द एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई हमारे पास एक सिस्टम है ए पी क्यू, या कोई एक क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकता है ये क्वांटिटी, दैट डिपेंड्स ऑन पी एंड क्यू। उसका एवरेज हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, द एवरेज वैल्यू ऑफ ए quantity A, suppose, which is a function of PQ, is thus represented by the equation। तो यहाँ पे जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है एवरेज वैल्यूज का, वो कुछ इस प्रकार से होता है। हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ते हैं वैल्यूज को और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से भाग लगा देते हैं। यही काम यहाँ भी कर रहे हैं, समझो कैसे। ऊपर हमने क्या किया, वी आर समिंग ऑल द वैल्यूज। जैसे क्वांटिटी है ए, इसके जितने भी वैल्यूज हो सकते हैं, माने ये पी और क्यू में लेकर के जितने भी वैल्यूज हो सकते हैं, टोटल नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, इंटीग्रल कर रहे हैं, कंटिन्यूअस है। और नीचे जो है टोटल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। टोटल नंबर क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, या एंसेंबल में जितने भी मेंबर्स हैं उनके वैल्यूज से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एवरेज वैल्यू है एंसेंबल, इसको हम लोग बोलते हैं एंसेंबल एवरेज। ये एंसेंबल एवरेज क्या करेगा, किसी भी एक क्वांटिटी, जैसे हमने ए लिया है कोई एक क्वांटिटी, it will give the average value of a physical quantity for the actual system। किसी एक सिस्टम के लिए जो है उसका मान लो टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, एनर्जी है, जो भी है, इसकी एवरेज वैल्यू निकलती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ensemble average and this represents the average value of the quantity A P Q। ये एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट। तो अब जो है, अब देखो यहां पर पहले समझ लो फिर हम लिखेंगे। तो हम लोग जो ये एंसेंबल से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट ये है कि मेन चीज जो होता है, जो मेन कंसेप्ट होता है, दैट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो हमारा जो एंसेंबल है दैट शुड रिप्रेजेंट द सिस्टम इन स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फ्लो बंद हो जाता है। हमारे पास एक एंसेंबल है, कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। ये स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि इसमें जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, ये जो नंबर है दैट नंबर शुड नॉट चेंज विथ टाइम। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द एंसेंबल, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द रीजन ऑफ फेज स्पेस शुड नॉट चेंज विथ टाइम। ये रिक्वायरमेंट है फॉर इक्विलिब्रियम, स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर सेम हो जाए, हीट फ्लो ना हो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग बोलते हैं कि वॉल्यूम चेंज ना हो, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ना हो। स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टैटिस्टिक्स इज अबाउट नंबर्स। तो स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम शुड बी सच कि जो नंबर्स है इन द वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, they should not change with time, they should be independent of time। या ऐसे कह सकते हैं that number should be a constant, then only there is equilibrium। For statistical equilibrium, the number of phase points should be
should be independent of time, which means that the density या हाँ कह सकते density of the points should remain constant in time. ये जो है डेंसिटी हमारा जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए। मीन्स अगर हम ये जो नंबर p है इसका डेरिवेटिव ले टाइम के साथ, दिस शुड कम आउट टू बी 0, ये 0 होना चाहिए। व्हिच मीन दिस क्वांटिटी शुड बी 0, ये जो है 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये कंडीशन कैसे आएगा, हाउ वी कैन ऑब्टेन दिस कंडीशन। ये तो हम लोगों ने कह दिया कि भाई स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम है तो नंबर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम के साथ नहीं बदलना चाहिए। तो इसको हम कैसे अचीव करें या इसको हम कैसे रियलाइज करें विद सम सुटेबल इक्वेशंस एंड सुटेबल प्रूफ। लेट अस सी दैट। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं, इसमें तुम्हारे कुछ जानी पहचानी चीजों का यूज होगा कि अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा अरेंजमेंट है कि उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स है, एंसेंबल में कहो या एक रीजन में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है, वो यदि चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसको हम मैथमेटिकली कैसे दिखाएं? फॉर एग्जाम्पल तुम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े होगे पार्ट 1 में। एक रीजन है उसमें हम लोग एक पढ़ते हैं मास कंजर्वेशन। एक चैनल से पानी गुजर रहा है, ठीक है, एक चैनल, एक कंटेनर है उसमें पानी है। हम कह रहे हैं कि उसमें जो पानी का अमाउंट है, जो वाटर के पार्टिकल्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? वो ना बाहर निकल रहे हैं ना अंदर जा रहे हैं। यही चीज हम लोग चार्ज के केस में भी कभी कभार पढ़ते हैं। तुम्हारा जो थ्योरम्स होते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होते हैं, करंट में भी होता है। तो यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ सिस्टम एंसेंबल में चेंज नहीं होते, देन व्हाट इज द कंडीशन? इफ द टोटल नंबर ऑफ systems in the ensemble does not change with time, then this condition is best described by the continuity equation. कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा होगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन एक ऐसा है जो कंटिन्यूटी को बताता है। कैसे बताता है कंटिन्यूटी को? क्या होता है इक्वेशन? डीपी बाई डी और डाइवर्जेंस एक होता है। अब इसका मतलब क्या है समझिए, ये है कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये डाइवर्जेंस फॉर्म में लिखा गया है, तुम इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, किसी भी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है? डेल पी बाई डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पी, जो कि एक नंबर है, नंबर ऑफ सिस्टम्स इन द एंसेंबल, इसका टाइम रेट, टाइम के साथ हम चेंज ले रहे हैं। उसके बाद है एडिशन डाइवर्जेंस रो पी वी, एंड दिस इज इक्वल टू 0। माने टाइम के साथ अगर कुछ भी चेंज हो रहा है, दैट इज बैलेंस्ड। जो ये डेल पी बाई डेल टी है, ये क्वांटिटी अगर नॉन जीरो है, ये क्वांटिटी अगर नॉन जीरो है, तो इसको बैलेंस कर रहा है इन द ऑपोजिट सेंस द सेकेंड टर्म, इसीलिए सम जो है ये 0 है। सो दिस इज showing you, this is dictating some kind of continuity, कि चीजें कंटिन्यूअस है। दिस इक्वेशन मीन that any change
और any non-zero value of del P by del T is balanced by the second term। अगर डेल पी बाई डेल टी बढ़ रहा है तो उसके बाद वाला जो डाइवर्जेंस पी भी है ये कुछ ऐसा होगा कि ये जो है इसको घटा दे, अगर ये घट रहा है तो इसको बढ़ा दे, और ओवरऑल इफेक्ट जो है इन दोनों का ये होगा जीरो। राइट हैंड टर्म जीरो यही कंटिन्यूटी को बताता है, यही कॉन्स्टेंसी को बताता है। तो ये जो है ये एलिमेंट, अगर इसको हम बहुत सिंपल भाषा में कहें, ये एक ऐसा सिस्टम, ये एक ऐसा इक्वेशन है जो बता रहा है कि किसी एक वॉल्यूम के एलिमेंट में जो कुछ भी फ्लो हो रहा है उसके अंदर जा रहा है, या तो वो फिर से बाहर निकल रहा है, और अगर कुछ फ्लो नहीं हो रहा है दिस मीन्स इट इज, और अगर कुछ फ्लो इनसाइड नहीं हो रहा है, कुछ बाहर ही चला जा रहा है, वो चीज फिर से उसके अंदर जो है बिल्डअप हो रहा है या ग्रो कर रहा है। दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन। द सिंपल explanation is that if there is something flowing in या flowing into the volume element देन, तो ये अगर कुछ अंदर फ्लो हो रहा है तो दैट आई, या तो वो बाहर आ जा रहा है, या तो अगर फ्लो अंदर नहीं हो रहा है बाहर ही चला जा रहा है, आउट हो रहा है एलिमेंट से, तो दैट आउट इज कंपनसेटेड बाय समथिंग व्हिच इज बिल्डिंग अप इन द वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट देन आइदर इट कम्स आउट और बिल्ड्स अप इन द वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट में जो है ये बिल्डअप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैलेंसिंग हो रही है, नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो वॉल्यूम में कांस्टेंट रखा हुआ है। तो ये जो v है ये वेलोसिटी है, और डाइवर्जेंस जो है हम लोग ले रहे हैं 6 डायमेंशनल स्पेस में। तो ये डाइवर्जेंस तुम लोगों ने पढ़ा है, तो डाइवर्जेंस का अगर हम इसको हम तोड़े, जो बेसिकली वेक्टर कैलकुलस से जो हम तोड़ते हैं, तो तुम इसको जो है ये डाइवर्जेंस इक्वेशन पढ़े हो, तुम अप्लाई करके देख सकते हो, हम यहाँ पे रिजल्ट लिख रहे हैं। तो डाइवर्जेंस इक्वेशन जब हम इसमें अप्लाई करेंगे, ये हमारा इक्वेशन है, दिस इज आफ्टर अप्लाइंग द डाइवर्जेंस इक्वेशन। एक सेकंड रुको, this equation is obtained after applying the divergence equation या divergence principle, where v is the velocity, ये v जो है ये वेलोसिटी। कहने का सेंस है जितने पॉइंट्स अंदर जा रहे हैं उतने ही पॉइंट्स या तो बाहर निकल रहे हैं। तो ये जो सम है ये कांस्टेंट रह रहा। ठीक है, तो इसको जो है हम थोड़ा सा और अगर ब्रेक कर दें, इसको हम नंबर, ये जो डिफरेंशिएशन अंदर है ये जो प्रोडक्ट है डिफरेंशिएशन का, इस प्रोडक्ट को अगर हम तोड़ दें, सिंपल सी बात है, तो हमको ये कुछ इस प्रकार का फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट है डिफरेंशिएशन का, इसको हम जो है ब्रेक कर रहे हैं तो हमको कुछ इस प्रकार का फॉर्म मिला। अब जो है हमारा कंडीशन ये है कि ये जो फैक्टर है ब्रैकेट के अंदर, समेशन साइन के अंदर, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है डेल पी बाई डेल क्यू, नंबर ऑफ पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं, वेलोसिटी क्यू आई डॉट कांस्टेंट है,
डेल पी बाई डेल कैपिटल पी बाई डेल स्मॉल पी आई, मोमेंटम के साथ नंबर कैसे चेंज हो रहा है, मोमेंटम का डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट है। तो ये जो सारा ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वांटिटीज हैं दे शुड बी जीरो, ये जीरो होगा। द क्वांटिटी इन द ब्रैकेट शुड बी जीरो, ठीक है, दैट शुड बी जीरो। तो यहां पे हम लोग जानते हैं कि यहां पर जो मेन इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज द हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। तुम इसको यहां से भी देख सकते हो, ये जीरो जो होगा, हैमिल्टन इक्वेशन तुम लोग पढ़े हो, बताया गया है। बाय द हैमिल्टोनियन इक्वेशन वी हैव, तो ये हैमिल्टोनियन इक्वेशन से जो है तुम इसको चेक कर सकते हो। हैमिल्टोनियन इक्वेशन शुरू में ही बताया गया था। हम यहाँ पे एक और स्टेप दे देते हैं। दिस इज द कंडीशन, हैमिल्टोनियन इक्वेशंस वो इक्वेशंस है दैट व्हिच आर फॉलोड बाय द फेज पॉइंट्स क्यू और क्यूपी, जो फेज स्पेस है उसमें जो पॉइंट्स मोशन करते हैं, दे ओबे द हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये दोनों को अप्लाई करके जब हम देखते हैं यहाँ पर, ये दोनों का एप्लीकेशन जब हम कर लेते हैं, व्हाट वी फाइंड इज द फेमस लियोवाइल्स इक्वेशन। दिस इज द लियोवाइल्स इक्वेशन। dp by dt is zero, density of phase points in the volume element of phase space, it is a constant. Thus we obtain the Liouville's equation that states that the density of phase points is constant. ये जो डेंसिटी है फेज पॉइंट्स की, ये कांस्टेंट है, यही बताता है ये लियोवाइल्स थ्योरम, ठीक है। दिस इज डिक्टेटेड बाय दिस लियोवाइल्स थ्योरम। ये जो dp बाई dt है, इसको टोटल डेरिवेटिव या डेरिवेटिव, यहां पे देखो पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है, टोटल डेरिवेटिव मींस नंबर ऑफ पॉइंट्स, चेंज इन द नंबर ऑफ पॉइंट्स बाय चेंज इन टाइम के साथ, इसको टोटल डेरिवेटिव या हाइड्रोडायनामिक डेरिवेटिव कहते हैं। हमने तुमको पहले ही एग्जांपल दिया, दिस इज सिमिलर टू द फ्लो ऑफ ए इनकम्प्रेसिबल लिक्विड जो होता है, जितना लिक्विड जा रहा है उतना बाहर आ रहा है, कंजर्वेशन, equation of continuity is related to conservation. The quantity dp by dt is called total derivative or hydrodynamic derivative. इसको हम लोग हाइड्रोडायनामिक डेरिवेटिव या टोटल डेरिवेटिव कहते हैं। तो लियोवाइल थ्योरम क्या बता रहा है कि लियोवाइल थ्योरम जो बता रहा है कि जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है अलोंग ए फ्लो लाइन, अगर किसी एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सिंपल सी बात है, जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है they remain constant in time. The rate of change of p, the number of points in the phase space in a small volume, or the number of systems in an ensemble, it stays constant in time, ठीक है। So the number of systems in the ensemble is constant in time, ये टाइम के साथ जो है ये चेंज नहीं हो रहा। दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ द लियोवाइल्स थ्योरम, ठीक है।
तो यहाँ पे जो हमारा एंसेम्बल है ये सेटिस्फैक्टरीली हमारा रिप्रेजेंटेशन किसी भी एक फिजिकल सिस्टम के लिए दे सकता है इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का कंडीशन यही है कि जो वैल्यू ऑफ द डेंसिटी, ये जो पी पी क्यू है हम लिखेंगे अभी, ये जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है दैट इज स्टेइंग कांस्टेंट इन टाइम, दिस इज द कंडीशन फॉर स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम। So for a proper statistical description of the system in equilibrium, it is required that the density of the phase points or the systems in the ensemble या collection is constant in time, टाइम के साथ ये कांस्टेंट रहे। दिस इज द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है इसको ये जो है ऊपर वाला जो इक्वेशन है, जो ब्रैकेट वाला टर्म था, इस ब्रैकेट वाले टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका जो इसको शॉर्ट फॉर्म में, ये तुम्हारे एग्जाम हम क्वेश्चन का स्नैपशॉट भी देंगे इस लेक्चर में जब तुमको हम फाइनल डॉक्यूमेंट देंगे। ये कभी कभी इस फॉर्म में डेरिवेशन पूछा जाता है कि v ग्रेडियंट ऑफ p, इसको आप इक्वल टू 0 प्रूफ कीजिए। मींस यू हैव टू शो द you have to prove the ये लियोवाइल्स थ्योरम, ठीक है। तो ये तो थ्योरम की बात हो गई। अब ये जो इक्वेशन है तुम्हारा ग्रेडियंट, तुम लोग पढ़े होगे या किसी भी बुक में तुमको मिल जाएगा, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, फिजिकली क्या मतलब होता है। तो इक्विलिब्रियम एंसेंबल के लिए हमारे पास कंडीशन ये, या स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए, कि जो वेरिएशन है ऑफ पी है विथ टाइम 0 हो। अब ये ऊपर वाला जो इक्वेशन है जरा इसको देखो, जो डेल पी बाई डेल क्यू, ये वाला जो इक्वेशन है, ये जो राइट हैंड साइड 0 आ रहा है, ये कैसे, ये क्या फिजिकली क्या बता रहा है, इसको जरा सा समझ लो। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो इक्वेशन है ये बता रहा है, दिस इक्वेशन स्टेट दैट फॉर द statistical equilibrium, it is required that the phase point, यहाँ पे वेरिएशन p का q के साथ और मोमेंटम के साथ, मोमेंटम और कोऑर्डिनेट से क्या बना हुआ है, फेज स्पेस बना हुआ है। फेज पॉइंट, इट इज रिक्वायर्ड दैट द फेज पॉइंट्स आर distributed uniformly over the phase space। फेज स्पेस में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, जितने भी पी एंड क्यू है दे आर इक्वली एसेसेबल, जो कि तुम्हारा स्टैटिस्टिकल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है। So this is how we obtain the Liouville's theorem, and we can obtain the condition for equilibrium in statistical approach। इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस जो है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डिस्कस